कहानी की स्टार्टिंग पेंगलाई द्वीप को दिखाते हुए होती है। ये द्वीप बहुत ही ज्यादा खास था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अमरता हासिल करने से पहले अमर लोग इसी द्वीप पे रहते थे और इस द्वीप पे जीवन का अमृत भी मौजूद था। पिछले 300 सालों से इसी द्वीप पे रहस्यवादी पूर्वज साओ सन लाओजू भी रहती थी। उन्होंने 3000 सालों के अंदर अपने लगभग सभी कल्टीवेशन को पूरा कर लिया होता है सिवाय एक के, जिसके लिए वो यहाँ पे 200 साल से फंसी हुई थी और अपनी आखिरी कल्टीवेशन का इंतजार कर रही थी। और आज उनका इंतजार खत्म हो जाता है क्योंकि गॉड उनके आखिरी कल्टीवेशन टास्क को उन्हें दे दिया जाता है, जो कि सच्चे पारिवारिक प्यार को अनुभव करना होता है। दूसरी तरफ हमें 21वीं सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं। ये लड़की चैन फैमिली की बड़ी बेटी होती है और इसका नाम चैंग जिनसी होता है, जो कि आधी रात को रोड पे डरते हुए टहल रही होती है। तभी आसमान बदलने लगता है, बिजली कड़कने लगती है और रहस्यवादी पूर्वज की आत्मा इस लड़की में प्रवेश कर लेती है। तभी एक तेज रफ्तार से कार आती है जो कि उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट करते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद इसी रास्ते से दो लड़के अपने काम को करके गुजर रहे होते हैं। तभी ऊपर से उनके ऊपर ब्लड का कुछ कतरा गिरता है। ये देखकर पहला लड़का जैसे ऊपर देखता है, उसे जिनसी की घायल बॉडी देखता है, वो बुरी तरीके से डर जाता है। दूसरा लड़का डरता नहीं है, वो उस बॉडी को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिनसी, जिसकी बॉडी में रहस्य में पूर्वज की आत्मा होती है, वो अपनी आंखें खोलती है। उसकी बदली आंखें देखकर दोनों बुरी तरीके से डर जाते हैं और तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद रहस्य में पूर्वज अपने पावर का यूज करती है और धीरे धीरे जमीन पे उतरती है। इसके बाद सीने में लगे हुए खंजर को एक ही बार में निकाल देती है और उसके बाद वह जिनसी के दिमाग में झांकती है ताकि उसे ये पता चल सके कि जिनसी का लाइफ कैसा था। उसे पता चलता है कि जिनसी एक अमीर परिवार में जन्मी हुई बेटी है, लेकिन गोद ली हुई बेटी जो कि चैन फैमिली की दूसरी बेटी है और उसका नाम मिंजू है। उसकी वजह से उसे हमेशा ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। यही नहीं, उसने उसके मंगेतर को भी उससे चुरा लिया है। सब कुछ याद आने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। उसे ये तो पता होता है कि उसका परिवार ऐसा है जहाँ पे जाकर वो सच्चे परिवार का अनुभव नहीं कर सकती है, इसीलिए वो रोड साइड जाकर किसी और को ढूंढने लगती है अपने कल्टीवेशन को पूरा करने के लिए। पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है जहाँ पे हम मिस्टर सैन को देखते हैं। मिस्टर सैन को हार्ट प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की करियर में सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे थे। मिस्टर सैन ने एक बार जिनसी की मदद की होती है, इसलिए रहस्य में पूर्वज उसे देखने लगती है और तभी ऊपर से एक भारी बोरी उनके ऊपर गिरने वाली होती है। तभी रहस्य में पूर्वज अपने पावर का यूज करते हुए तेजी से मिस्टर सैन के पास जाती है और उन्हें चोट लगने से बचा लेती है और डायरेक्टली उनसे पूछ लेती है कि क्या आपको बेटी की जरूरत है, क्या मैं आपकी बेटी बन सकती हूँ। ये सुनकर मिस्टर सैन उसे अपने घर पे लेकर जाने लगते हैं, लेकिन उनके मन में एक क्वेश्चन होता है कि आखिर वो उनके साथ क्यों आ रही है, क्योंकि उन्होंने उनकी फैमिली के लिए कुछ समय तक काम किया था और एक टाइम पे उन्होंने जिनसी की मदद की थी, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो शुक्रिया अदा करने के लिए उनके पास आई है। लेकिन असल में वो तो इनके पास सच्चे पारिवारिक प्यार का अनुभव करने के लिए आई होती है, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों से ये तो पता चल गया था कि मिस्टर सैन अच्छे आदमी है और उनके साथ रहने से उसकी कल्टीवेशन पूरा हो सकती है। मिस्टर सैन जिनसी को अपने घर पे तो लेकर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और जिनसी यहाँ पे नहीं रह सकती है, इसीलिए वो उसे दोबारा घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो जाने से मना कर देती है और कहती है कि अब से यही मेरा परिवार है। इसके बाद वो घर के अंदर एंटर होती है। घर भले ही छोटा होता है, लेकिन अंदर काफी सारे प्लांट होते हैं जो कि घर को बहुत ही ज्यादा सुंदर बना रहे होते हैं, लेकिन घर के अंदर अभी भी काफी सारे फर्नीचर नहीं होते हैं। ये देखकर वो तुरंत एक बड़ी सी कंपनी के पास कॉल करती है और काफी सारे फर्नीचर को तुरंत डिलीवर करने के लिए कह देती है। थोड़े समय के बाद सभी चीजें मिस्टर सैन के घर पे आ जाती हैं। फर्नीचर के साथ और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि सभी की सभी महंगी होती हैं। आसपास के नेबर भी आकर चीजों को देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी हैं, उन्होंने तो इस चीजों को सिर्फ टीवी में ही देखा है। फिर जिनसी सभी चीजों का भुगतान करती है जो कि लगभग 1.27 मिलियन का होता है। पैसे मिलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी यहाँ पे मिस्टर सैन के दोनों बच्चे आ जाते हैं। बड़ा भाई येंसू अपने पिता से पूछता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, तब वो उसे तमीज से पेश आने के लिए कहता है और कहता है कि आज से वो हमारे साथ ही रहेगी और अब से वो तुम्हारी बहन है। छोटा भाई जिनसू ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि याद है लास्ट टाइम जब आपने उसकी मदद की थी तो आपको नौकरी से निकाल दिया गया था और इस लड़की ने आपको थैंक्स भी नहीं बोला था। भले ही हमेशा से आपको एक बेटी की चाह थी, लेकिन ये लड़की आपकी बेटी नहीं बन सकती है। पिता भी उस पल के बारे में सोचने लगते हैं जब जिनसी सीढ़ियों से उतर रही होती है और अचानक से गिरने वाली होती है। तब मिस्टर सैन आगे बढ़ के उसकी जान बचाते हैं, लेकिन उनके पैरों में काफी गहरी चोट लग जाती है, जिस वजह से बाद में वो उनकी मदद करने के लिए पैसे लेकर जाने वाली होती है, लेकिन बीच में उसकी बहन देख लेती है और पैसे उसे
उसे छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मिस्टर सैन के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से दोनों भाई इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है कि तुम आकर हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। बड़ा भाई बातों बातों में यूं ही कह जाता है कि क्या तुम यहाँ पे गरीब परिवार में रहने का अनुभव तो लेने नहीं आई हो ना। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देती है और कहती है कि कुछ ऐसा ही समझ लो। बड़े भाई को ये बात काफी बुरी लगती है और छोटा भाई भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि पहले ही जिनसी के बड़े भाई के साथ इन दोनों का कुछ प्रॉब्लम हो गया होता है, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन पिता उनकी बातें नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिनसी दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो उसे घर में रहने के लिए मान जाते हैं। ये बहस थोड़ी देर तक चलती है और अचानक से मिस्टर सैन को हार्ट अटैक आ जाता है। दोनों भाइयों को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, उनके पिता को क्या हुआ है। लेकिन जिनसी अपने पावर का यूज करती है और थोड़े ही समय में उसे पता चल जाता है कि मिस्टर सैन को हार्ट अटैक आया है। वो तुरंत अपने पावर का यूज करते हुए जादुई मेडिसिन लाती है और मिस्टर सैन को खाने के लिए कहती है। लेकिन ये लोग उस दवा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिनसी के बारे में सुना था कि जिनसी पागल है और वो बेवकूफ है, तो उसके हाथ से दवा खाना तो बेवकूफी होगी। बड़ा भाई अपने डैड को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिनसी उन्हें रोकती है और कहती है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन ये लोग उसकी बातें नहीं सुनते हैं। उनका मानना होता है कि शायद ये दवा जहरीली हो सकती है और उनके पिता की जान भी ले सकती है, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार जिनसी अपने 2 उंगलियों का सहारा लेती है और बड़े भाई को ऐसे रोकती है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। फिर वो जल्दी से तुरंत डिब्बियों से जादुई गोलियां निकालती है और तुरंत मिस्टर सैन के मुंह में डाल देती है और साथ ही वो अपने मंत्र का उजागर करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन दोनों भाई को ऐसा लग रहा होता है कि उनके पिता की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई है। वो डर रहे होते हैं कि कहीं उनके पिता मर तो नहीं है। वो जिनसी पे गुस्सा कर रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर जब जिनसी अपनी शक्तियों को खत्म करती है, मिस्टर सैन एक गहरी सांस खींचते हुए कहते हैं कि वो ठीक है, वो मरे नहीं है, इसलिए रोना बंद कर दो। जब उनसे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तब वो महसूस करते हैं कि वो तो पहले से 1000 गुना ज्यादा बेहतर हो गए हैं। वो अच्छे से सांस ले रहे हैं और साथ ही उनके पैरों का दर्द भी चला गया होता है, जिसके बारे में अपने बेटों से बताते हैं। लेकिन बेटे उनकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर ने तो ऐसा कहा था कि आप कभी भी अच्छी तरीके से चल नहीं पाओगे और आपका दर्द कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो अपने पैरों पे कूद कर और आगे पीछे चलते हुए अपने बेटे को यकीन दिलाते हैं कि वो पहले से 1000 गुना ज्यादा बेहतर हो गए हैं। इसके बाद वो जिनसी का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके सामने झुकते हैं, लेकिन जिनसी उन्हें बीच में ही रोक देती है और कहती है कि आप मेरे पिता हो, आपको मेरे सामने झुकना नहीं चाहिए। फिर वो दोनों बेटों से साफ साफ कह देते हैं कि जिनसी आज से तुम लोगों की बहन है और मेरी बेटी है। अगर उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा तो मैं भी तुम लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दूंगा। ये सुनकर बड़ा भाई उसके हाथ से दवाई की डिब्बी ले लेता है और कहता है कि इसमें क्या था। ये सुनकर वो कहती है कि इस मेडिसिन को उसने खुद बनाया है। छोटा भाई भी सोच रहा होता है कि इसके बारे में मैंने सुना था कि ये तो बेवकूफ है, आखिर ये मेडिसिन कैसे बना सकती है। इसके बाद वो उसे पूछता है कि तुम्हें मेडिसिन की नॉलेज कब से है। तब जिनसी बताती है कि उसे तो 1000 साल हो गया है। जो कि ये सुनकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं। बड़े भाई को लगता है कि ये इनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है ना। तब जिनसी उससे कहती है कि वो यहाँ पे एक काम को करने के लिए आई है, जब उसका काम पूरा हो जाएगा तब वो बिना किसी को नुकसान पहुँचाए यहाँ से चली जाएगी। लेकिन जाने से पहले वो इन तीनों को उसे यहाँ पे रखने के लिए एक चांस देगी, ताकि वो तीनों अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। ऐसे कहते हुए वो घर के अंदर चली जाती है। दोनों भाई भी सोच रहे होते हैं ये कैसी लड़की है, लगता है कि इसका पूरा का पूरा दिमाग ही ढीला है। लेकिन पिता दोनों को शांत कराते हैं और फिर तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम चैन फैमिली का विला देखते हैं, जहाँ पे जिनसी के दोनों रियल ब्रदर होते हैं। और तभी यहाँ पे मिंजू अपनी माँ के साथ आती है। मिंजू को कोल्ड हो गया होता है, इसलिए बड़ा भाई नौकरानी से कहता है कि जाओ उसके लिए वही सूप बना कर लेकर आओ जो लास्ट टाइम तुमने मेरी माँ के लिए बनाया था। नौकरानी उस सूप को बनाने से मना कर देती है और कहती है कि उसे उस सूप के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये सुनकर भाई उससे पूछता है कि लास्ट टाइम तो उस सूप को किसने बनाया था। तब वो बताती है कि उसे तो जिनसी ने बनाया था और उस सूप को बनाने के चक्कर में उसने कई सारी जड़ी बूटियां लाई और उसे बहुत ही मेहनत से बनाया। और उसे बनाने के चक्कर में वो अपने स्कूल का होमवर्क भी कंप्लीट नहीं कर पाए, जिस वजह से उसके एग्जाम में भी काफी कम नंबर आए थे। लेकिन ये लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। तभी मिंजू बताती है कि कल रात जिनसी घर वापस नहीं आई थी, लगता है कि वो मिस्टर टैंग के साथ शादी नहीं करना चाहती है। ये सुनकर बड़ा भाई उसे मैसेज करता है और उसे घर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जिनसी ने तो उन्हें ब्लॉक करके रखा है। और तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है और बताता है कि जिनसी ने 1.27 मिलियन का फर्नीचर खरीदा है। ये सुनकर ये लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं। और तभी जिनसू इनके कान में ये बात डालती है कि कहीं वो भागने की तैयारी तो नहीं कर रही है ना। इस परिवार से सभी लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर जिनसी ऐसा कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ हम जिनसी को देखते हैं, जो कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि जिनसी का बॉडी भी काफी कमजोर होता है और आखिरी कल्टीवेशन के लिए उसके कई
सारे पावर्स भी उससे छीन लिए गए होते हैं। तभी कमरे में यंसु आता है जो कि उसे कार्ड देता है। कार्ड में सिर्फ 3000 युआन होते हैं, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे रह रही हो तो तुम्हारे खर्चे भी हमारे होने चाहिए। डैड ने इस कार्ड को तुम्हें दिया है, इससे तुम अपना महीने का खर्च चला सकती हो। ऐसा कहते हुए वो जाने वाला होता है, लेकिन तभी जिनसी उसे रोकती है और कहती है कि तुम डिलीवरी बॉय का काम क्यों करती हो? तुम्हारे भाग्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस है। आखिर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर वो कहता है इसके बारे में तो तुम्हें अपने रियल ब्रदर याओ से पूछना चाहिए। जिनसी को जब कुछ समझ में नहीं आता है तब अपने पावर का यूज करती है और इस पल के बारे में जानने की कोशिश करती है। पता चलता है कि याओ ने बड़े ही चालाकी से यंसु की टेक्नोलॉजी और इसके सॉफ्टवेयर को उससे चुरा लिया और जब यंसु ने इसका विरोध किया तभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि याओ के पास पावर, पैसा और कनेक्शन सब कुछ था, इसलिए यंसु को हारना पड़ा। सच्चाई पता चलने के बाद जिनसी अपने बड़े रियल ब्रदर से बदला लेने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम यंसु को देखते हैं जो कि डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है और डिलीवरी पहुंचाते पहुंचाते वापस से वो याओ की कंपनी में पहुंच जाता है, जहां पे वो अपनी एक्स से मिलता है जो कि वो यहाँ की एम्प्लॉय होती है। और अपने एक्स को डिलीवरी बॉय के रूप में देखकर वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देती है। वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और आसपास के सभी लोगों को बुलाने लगती है। जिसने भी यंसु को काम के सिलसिले में देखा था वो उसे देख रहे होते हैं और तभी यहाँ पे याओ भी आ जाता है। पता चलता है कि अब याओ यंसु के एक्स के साथ रिलेशन में है। वो उसे जलाता है और दिखाता है कि उससे पंगा लेने के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ना ही पैसे होंगे, ना ही पावर होगा और ना ही उसकी लड़की भी उसके साथ होगी। यंसु पूरी तरीके से हारा हुआ था, लेकिन फिर भी वो किसी बात का कोई भी विरोध नहीं करता है और यहाँ से चुपचाप जाने वाला होता है। लेकिन याओ उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है और तभी यहाँ पे जिनसी आ जाती है। जिनसी को देखते ही याओ उसके ऊपर भी अपना गुस्सा निकालने वाला होता है, लेकिन जिनसी आगे बढ़ के यंसु के लिए बदले की शुरुआत करते हुए याओ को एक जोरदार तमाचा मारती है। उसका ये पहला स्टेप ही यंसु को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या जिनसी सच में उसे अपना परिवार मानती है और उसे सच में सपोर्ट करती है। याओ जब जिनसी का ये चेहरा पहली बार देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी बहन यंसु के साथ रिलेशन में है और इसीलिए उसने थप्पड़ मारा है। लेकिन यंसु याओ को रिस्पेक्ट के साथ जिनसी से बात करने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसकी बहन है। ये बात याओ को काफी बुरी लगती है कि उसकी बहन उसे छोड़कर किसी और को अपना भाई मान रही है। वो तुरंत यंसु के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए और वापस से चैन फैमिली में जाने के लिए उसे कहता है, लेकिन वो तो उसकी बातें नहीं सुनती है। जिनसी उसे कहती है कि मैं किसी ऐसे इंसान की बिल्कुल भी बातें नहीं सुनती हूँ जो दूसरों की टेक्नोलॉजी और उनके सॉफ्टवेयर को चुरा लेता है। वो उसे दो रास्ते देती है, पहला वो उसकी टेक्नोलॉजी, उसके सॉफ्टवेयर को उसे वापस कर दे, नहीं तो दूसरा उसके लिए उसे पैसे दे दे, क्योंकि वैसे भी चुराई गई चीज से वो ज्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं रह सकता है, क्योंकि अगले 3 मिनट के अंदर उसका सॉफ्टवेयर क्रैश होने वाला है। सुनकर वह हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी सी बात उसे कैसे पता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये सुनकर याओ उसे कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ जैसा तुम कह रही हो। वो उसका जवाब नहीं देती है और कहती है कि अब तुम्हारे पास 1 मिनट से भी कम समय बचा हुआ है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे एक वर्कर आती है जो कि याओ को बताती है कि उनका सॉफ्टवेयर क्रैश हो चुका है। याओ तुरंत तकनीक विभाग वाले लोगों को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन एम्प्लॉय बताती है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में समय लग रहा है और कंपनी को हर सेकेंड लाखों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और तुरंत उसे जाने के लिए कह देता है। जिनसी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मार्केट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन की है, उसे खत्म होने से पहले अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। इसीलिए यंसु को अभी 10 मिलियन दो ताकि वो तुम्हारे प्रॉब्लम को ठीक कर सके। ये सुनकर वो कहता है कि वो इतने सारे पैसे उसे नहीं देने वाला है। यंसु भी कहता है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों करेगा। तभी जिनसी कहती है कि 20 मिलियन। या उसे रुकता है और कहता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर से वो पैसे बढ़ाकर 30 मिलियन कर देती है। कहती है कि तुम्हारे लिए हर सेकंड बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये सुनकर वो पैसे देने के लिए मान जाता है और तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहता है। लेकिन जिनसी कहती है कि अभी नहीं, तुम्हें इससे माफी भी मांगना होगा अपनी करतूत के लिए। वो माफी मांगने से साफ मना कर देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इन दोनों का पैर फिसलता है और ये मुंह के बल नीचे गिरते हैं, जिस वजह से दोनों के नाक से ब्लड आने लगते हैं। जिनसी कहती है कि माफी की जगह पे इसे भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके बाद वो यंसु को उसकी मदद करने के लिए कहती है। यंसु भी आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि आखिर वो इसकी बातें क्यों मान रहा है। फिर वो अपने आप को मनाता है और कहता है कि वो जिनसी के कहने पे नहीं बल्कि पैसे मिलने की वजह से वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगले सीन में घर पे आने के बाद वो सारी बातें अपने डैड एंड भाई के साथ शेयर कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो सच में काफी अच्छी है। और तभी यहाँ पे जिनसी आ जाती है। जिनसी को देखकर मिस्टर सैन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि वो उसके लिए अच्छा खाने को बनाने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर वो उसे कहती है कि वो इंसानी दुनिया के खाने को खाए हुए उसे 1000 साल हो गए हैं। ये सुनकर तो बड़ा भाई कहता है कि मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में जो भी तारीफ की थी मैं उसे वापस लेता हूँ। छोटा भाई भी कहता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये पागल है। फिर थोड़ी देर के अंदर मिस्टर सैन फिश की अच्छी सी डिश बनाते हैं जो कि जिनसी को पसंद आती है। दोनों भाई भी उसका अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। इनका प्यार पाकर उसे काफी अच्छा लगता है और तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है, जहाँ पे जब वो अपनी फैमिली के लिए खाने की चीजें लेकर जा रही थी
तब उसके भाई ने उसे खाने से इनकार कर दिया था और उसे फेंक भी दिया था, ये कहते हुए कि उसमें बहुत ही ज्यादा ऑयल है। वो समय था जहाँ पे उसे कोई भी प्यार नहीं दे रहा था और ये समय है जहाँ पे सभी उसके साथ प्यार से रह रहे हैं। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी हम घर के बाहर देखते हैं जहाँ पे याओ और जाओ अपनी बहन को वापस ले जाने के लिए और साथ ही सैन फैमिली को सबक सिखाने के लिए आए होते हैं और जोर जोर से अपनी बहन को आवाज दे रहे होते हैं। आवाज सुनकर जिनसू पहले बाहर निकलता है और उनके महंगे कपड़े को खराब करते हुए उस पर पानी फेंक देता है। कुछ समय के बाद जिनसी बाकी लोगों के साथ बाहर आती है। या उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आया होता है, लेकिन जिनसी उसके साथ घर नहीं जाना चाहती थी, पर फिर भी वो वहाँ पे जाने के लिए मान जाती है क्योंकि वहाँ से उसे कुछ चीजें लेनी थी और कुछ चीजों को ठीक करना था, इसीलिए वो साथ में युनसू को भी लेकर जाती है। टैंग विला पहुँचने के बाद जिनसी महसूस करती है कि उसके पावर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिससे उसे पता चलता है कि सैन फैमिली उससे सच्चा प्यार करने लगी है, जिसकी शक्तियाँ उसे मिल रही है। घर में एंटर होते ही नौकर के बेटे के साथ जिनसी को देखकर उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना सभी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जिनसी इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो युनसू से कहती है कि वो उसके कमरे में जाए, वो सभी चीजों को पैक करे। उसके जाने के बाद वो सभी परिवार वालों को देखती है। उसे पता होता है कि जैसे इनके चेहरे हैं ये अंदर से वैसे बिल्कुल भी नहीं है। इधर युनसू जब जिनसी के कमरे में आता है तब वो कमरे की हालत को देखकर ये समझ जाता है कि ये लोग उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कहता है कि अब से वो अपनी बहन का और भी ज्यादा ध्यान रखेगा। दूसरी तरफ गोद ली हुई बेटी मिनजू जो कि चाय देने के बहाने उसे जलाना चाहती थी और जैसे वो ऐसा करती है जिनसी अपने पावर का यूज करती है और बिना किसी की नजरों में आए वो चाय का प्याला वापस से ही उसकी बॉडी की तरफ कर देती है, जिस वजह से सारा का सारा गर्म चाय उसकी बॉडी पे गिर जाता है। याओ और जाओ जिनसी के ऊपर ये देखकर गुस्सा करते हैं। वहीं युनसू जिसे पता होता है कि जिनसी ने कुछ नहीं किया है, वो जिनसी के साइड रहता है। साफ साफ ये कहता है कि मैंने अभी आते हुए ये देखा कि वो जानबूझकर चाय को इसके ऊपर फेंकना चाहती थी और आप लोग अभी भी उसका ही सपोर्ट कर रहे हो। अपनी गलती दिखाई देने के बावजूद भी ये अपनी गलती को अनदेखा करते हैं और तभी मिनजू अच्छी बनते हुए ये कहती है कि कोई भी जिनसी को डांट ना लगाए क्योंकि थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे मिस्टर टैंग के लोग आने वाले हैं शादी के उपहार देने के लिए, पर अगर वो वहाँ से चली जाती है तो रिश्ता टूट जाएगा और इससे हमारी कंपनी भी बर्बाद हो सकती है, इसीलिए अगर वो शादी नहीं करती है तो मुझे ही शादी करनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए वो रोने लगती है। असल में मिस्टर टैंग एक बुरा इंसान होता है जिसने चैंग फैमिली की मदद की थी और बदले में उसने ये कहा था कि वो इस फैमिली की बेटी से शादी करेगा। फैमिली को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती है क्योंकि वो जिनसी की शादी उस बुरे इंसान से तय कर देती है। ये सब देखते हुए जिनसी कहती है कि क्या खूब परिवार है, बिना मर्जी के शादी तय कर दिया गया और ये लड़की इतना नाटक करती है, हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करती है और हमेशा ही मुझे परेशान करती रहती है और सभी लोग इसे ही सपोर्ट करते हैं। जब हम दोनों पानी में गिरे थे तब मेरी पूरी फैमिली ने इस लड़की की जान बचाई और मेरे बारे में भूल ही गए। इस तरीके से वो परिवार के सभी पर्सन की गलती सामने लाती है, लेकिन किसी को भी अपनी गलती पे शर्म ही नहीं आता है। और तभी यहाँ पे मिस्टर टैंग के आदमी आ जाते हैं जो कि अपने साथ काफी सारे कीमती गिफ्ट्स लाए होते हैं। पहले तो वो 1 बिलियन का कार्ड देते हैं, साथ ही वो 10 लग्जरी कार देते हैं, 20 गोल्ड के बिस्किट देते हैं, एक विला भी देते हैं जो कि सी साइड पे होता है और साथ ही सिटी में 4 शॉप भी देते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए उसके सिग्नेचर मांगते हैं। लेकिन युनजू इन सभी का विरोध कर रहा होता है। ये देखकर अमीर पर्सन के घर से आया हुआ पर्सन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि चैन फैमिली की रियल डॉटर कौन है। तब सभी जिनसी की तरफ ही इशारा करते हैं क्योंकि रियल डॉटर से ही मिस्टर टैंग शादी करना चाहता था। वे उसे साइन करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और ये सारी बातें जिनसी के दिल को लग जाती है, जिसे रहस्य में पूरज उसके दर्द को महसूस करती है और उसे काफी बुरा लगता है। इसीलिए वो हुक्म देती है कि उसके सामने सभी झुक जाएं। उसके सिर्फ एक हुक्म के पावर से ही सभी परिवार वाले धीरे धीरे उसके सामने झुक रहे होते हैं। उनके अपने बॉडी पे ही कंट्रोल नहीं होता है और सभी उसके सामने झुक जाते हैं। फिर जिनसी सभी को इस हालत में देखते हुए उनके सामने से जाकर पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। वो ये दिखाना चाहती थी कि वो इनसे कितनी ज्यादा आगे है और कितनी स्ट्रांग है और वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब परिवार वाले उठ नहीं पाते हैं तब वो ऐसा मान लेते हैं कि जिनसी ने कोई गलत जादू का यूज किया है जिस वजह से वो उन्हें कंट्रोल कर रही है। और तभी यहाँ पे बूढ़ा पर्सन आ जाता है जो कि उसका ग्रैंडपा होता है। ग्रैंडपा जब सभी को ऐसी हालत में देखते हैं तब वो खड़े होने के लिए कहते हैं और तभी जिनसी भी अपने पावर को रोक देती है। इस तरीके से सभी धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं। सभी परिवार वाले ग्रैंडपा के सामने जिनसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इसने ब्लैक मैजिक का यूज करते हुए उसे परेशान कर रहे हैं और साथ ही वो शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन भी नहीं कर रही है। ग्रैंडपा जैसे ही जिनसी को देखते हैं उसके चेहरे में रहस्यवादी पूर्वज की झलक दिखाई देती है, लेकिन बूढ़े होने की वजह से वो अपनी आंखों पे धोखा खा जाते हैं और इसे रियल नहीं मानते हैं। जिनसी अपने ग्रैंडपा से सारी बातें बताती है कि परिवार वाले उसके साथ क्या कर रहे हैं, बिना मर्जी के उसकी शादी कर रहे हैं और उसके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा भी उसकी बातें नहीं सुनते हैं।
और उसे सबक सिखाने के लिए लोगों को बुलाने लगते हैं, लेकिन जिनसी किसी को आवाज देती है। परिवार वाले उसे पागल समझते हैं कि वो यहाँ पे किसे बुला रही है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इनके घर में जो रहस्यवादी पूर्वज की तस्वीर थी वो वहाँ से गायब होकर यहाँ पे आ जाती है। परिवार वाले समझते हैं कि शायद जिनसी शादी नहीं कर रही है, इसीलिए उसके पूर्वज गुस्सा होकर यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन जिनसी अपने पावर का यूज करते हुए हाथ से आग निकालती है और उस तस्वीर को जला देती है। थोड़ी देर में तस्वीर राख में बदल जाती है, जिससे ग्रैंडपा काफी दुखी होते हैं, क्योंकि इस रहस्यवादी पूर्वज की तस्वीर से इनका लग जुड़ा था और इसके साथ रहने से इनका परिवार हमेशा ही आगे बढ़ता था। तस्वीर के खत्म होने पे वो जिनसी पे बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जिनसी ही वो रहस्यवादी पूर्वज है। वो इनके असली चेहरे को देखती है और इसके बाद वो इस फैमिली के साथ अपना रिश्ता तोड़ लेती है। वो कहती है कि उसकी वजह से इस फैमिली को 1000 सालों से गुड लक मिला था, लेकिन उनके ऐसे बर्ताव की वजह से वो रिश्ता तोड़ रही है और उनका गुड लक भी खत्म हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और तभी ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है। कार में आने के बाद भाई उससे कहता है कि आइंदा जब भी तुम्हें इस फैमिली में आना होगा मुझे बता देना, क्योंकि ये फैमिली वाले तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर वो कहती है कि वो अपनी हिफाजत कर सकती है, लेकिन भाई उससे कहता है कि वो फिर भी उसका ध्यान रखेगा। ये सुनकर वो पास्ट की बातों के बारे में कुछ याद करती है और मुस्कुराने लगती है। उसके मुस्कुराता हुआ देखकर भाई को भी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम टैंग फैमिली का सीन देखते हैं। टैंग फैमिली चैंग फैमिली से काफी ज्यादा अमीर होती है और यहाँ पे हम मिस्टर टैंग से भी मिलते हैं। वो इस समय काफी गुस्से में होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि चैंग फैमिली ने उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। असल में वो चैंग फैमिली से अपने बेटे की शादी कराना चाहते थे, जो कि काफी समय से बीमार है, लेकिन चैंग फैमिली ने उनके बातों को गलत समझ लिया था, क्योंकि सरनेम अलग था और दोनों को ही मिस्टर टैंग कह के बुलाया जाता था। और इधर मिस्टर टैंग ऐसा सोच रहे होते हैं कि उनका बेटा टैंग लाओ बीमार है, इस वजह से कोई उससे शादी नहीं करना चाहता है, इसलिए वो तुरंत और भी ज्यादा अच्छे डॉक्टर को बुलाने के लिए अपने असिस्टेंट से कह देते हैं। दूसरी तरफ हम जिनसी को देखते हैं। आज उसका बर्थडे होता है, इसीलिए तीनों मिलकर उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं। साथ ही वो जिनसी को गिफ्ट भी देते हैं। बड़ा भाई उसे एक हील देता है जिसमें 99 हीरे लगे होते हैं। दूसरा भाई उसके एक प्यारी सी पिंक कलर की ड्रेस गिफ्ट करता है और मिस्टर सैन उसके लिए प्यार से केक बनाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा होता है, जिसे देखकर जिनसी मुस्कुराती है और उसे मुस्कुराते हुए देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर केक को कट करने से पहले विश करने की बारी आती है और विश के बारे में इसे कुछ नहीं पता होता है, इसलिए उसके भाई उसे समझाते हैं कि विश को कैसे मांगा जाता है। ये सुनकर वो कहती है कि उसे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, वो जो चाहे उसे ला सकती है। ये सुनकर वो कहते हैं कि ये फिर से पागल हो गई, लेकिन फिर भी वो उनके कहने से एक विश मांगती है। अचानक से मौसम खराब होने वाला होता है, लेकिन वो अपने पावर का यूज करते हुए उसे शांत कर देती है और फिर वो केक को कट करती है। मस्ती में छोटा भाई उसके चेहरे पे किक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने पावर का यूज करते हुए उसके प्लान में उसे फंसा देती है और साथ ही मिस्टर सैन उसे ही डांट लगाते हैं। वो सबसे ज्यादा अब जिनसी को प्यार करने लगे थे। सभी जिनसी को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और उसे बढ़ चढ़ के प्यार कर रहे होते हैं। इनके प्यार की वजह से जिनसी नोटिस करती है कि उसके पावर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। उसने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा ये परिवार अच्छा होता है और उससे प्यार करने लगा होता है, इसीलिए वो भी अपनी पावर को इकट्ठा करने लगती है ताकि समय रहने पे वो इनकी अच्छी तरीके से मदद कर सके। दूसरी तरफ हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि काफी समय बाद होश में आते हैं। सभी परिवार वाले उन्हें होश में आते हुए देखकर काफी खुश होते हैं। होश में आते ही वो रहस्यवादी पूर्वज जिनसी के बारे में पूछते हैं और परिवार वालों को उसे वापस परिवार में लाने के लिए कहते हैं। परिवार वाले नहीं चाहते थे कि जिनसी वापस परिवार में आए, लेकिन ग्रैंडपा के कहने की वजह से वो इस बात को मान लेते हैं। दूसरी तरफ हम जिनसी येंसु और उसके पिता को देखते हैं। ये साथ में काफी तरक्की कर रहे होते हैं और इन दोनों ने मिलकर युनसु के लिए एक छोटी सी कंपनी खोल दी गई होती है। जिनसी को भरोसा होता है कि वो लाइफ में बहुत ही आगे जाएगा, इसीलिए वो आने वाले फ्यूचर के बारे में उसे बताती है और बताती है कि 3 दिन के बाद तुम्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जिनसु समझता है कि युनसु उसे सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी वो रियलिटी में जी रहा होता है और उसे कहता है कि इतनी जल्दी किसी भी नई कंपनी को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, इसलिए मैं अपने आप को समझा लूंगा, तुम मुझे इस तरीके का दिलासा मत दो। लेकिन पिता को भरोसा होता है कि जैसे ही जिनसी कह रही है वैसा ही होगा और थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो कि युनसु के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट छोटी होती है, लेकिन पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत ही बड़ी बात थी। वो उन्हें गुड बाय कहने के लिए नीचे तक आता है और साथ ही अपनी बहन से कहता है कि तुम जो भी कहती हो वो सच हो जाता है, इसलिए चलो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में ले जाकर तुम्हारी फेवरेट चीज तुम्हें खिलाता हूँ। तभी यहाँ पे मिंजू अपने भाइयों के साथ आ जाती है। वो जिनसी को अपने साथ लेकर जाने के लिए आई होती है, लेकिन वो उससे ये कहती है कि ग्रैंडपा तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुमने रहस्यवादी पूर्वज की तस्वीर जला दी थी, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। बड़ा भाई तो उसे खुश करने के लिए बुके भी लाया होता है, लेकिन जिनसी उसके साथ जाने से मना कर देती है और उसका बुके भी फेंक देती है। बड़े भाई को इसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता है कि जो लड़की हमेशा ही उसे बड़े भाई कहते हुए इसके पीछे पड़ी रहती थी, उसे इतना ज्यादा सजा देने के बावजूद भी वो उसके साथ रहती थी, आखिर वो इतनी ज्यादा कैसे बदल गई। लेकिन जिनसी किसी भी बात को क्लियर नहीं करती है और अपने नए परिवार के साथ वहाँ से चली जाती है। इसका बदला लेने के लिए याओ तुरंत एक नई कंपनी खोल देता है जो कि युनसु की कंपनी को टक्कर देने लगती है।
युनसू की कंपनी नहीं थी और जिस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पे वह काम कर रहा था उस सेम सॉफ्टवेयर को याओ अपनी नई कंपनी के साथ लॉन्च करने वाला था। इसलिए ये लोग काफी ज्यादा परेशान थे, ना ही इनके पास पावर थी और ना ही पैसा। इसीलिए पिता के पास जितनी भी सेविंग होती है वो उससे अपने बेटे की मदद करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं जो कि काफी सारे मीडिया एंड काफी सारे रिच पर्सन को अपने कंपनी के लॉन्च में बुलाता है। कंपनी को स्टार्ट करने के साथ ही वो एक एआई को दिखाता है जो कि काफी ज्यादा तेज एंड एडवांस होती है। कुछ युनसू का होता है, लेकिन याओ अपने लोगों को ऐसे दिखाता है कि उसने ही सब कुछ किया है। लेकिन जब वो एआई के बारे में सभी बातें लगभग खत्म कर चुका होता है तभी युनसू और जिनसी यहाँ पे एंट्री लेते हैं। पहली नजर में जिनसी को लोग जब देखते हैं तब उसकी खूबसूरती से वो लोग मोहित हो जाते हैं। इसके बाद युनसू आगे बढ़ता है और अपनी एआई टेक्नोलॉजी के बारे में सबको बताने लगता है और ये दावा करता है कि याओ जिस टेक्नोलॉजी को अपने कंपनी के थ्रू सबके सामने ला रहा है वो उसकी है। पहले लोग उसकी बात पे भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि ना ही वो युनसू को जानते थे और ना ही उनकी कंपनी को जानते थे। वो लोग याओ की बड़ी कंपनी को जानते थे, इसलिए सभी लोग याओ की बातों पे भरोसा कर रहे होते हैं। ये देखकर जिनसी जिसने पहले ही सब कुछ रेडी करके रखा होता है वो यहाँ की बड़ी सी स्क्रीन पे एक ऐसे वीडियो चला देती है जिसमें याओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्लान बना रहा था कि वो किस तरीके से युनसू की टेक्नोलॉजी को चुराएगा और किस तरीके से उसने अपना सब कुछ काम किया था। सच्चाई को देखकर सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। याओ भी इस बात को सोच रहा होता है कि उसने वीडियो को तो डिलीट कर दिया था, लेकिन ये वीडियो कैसे आई। युनसू ने याओ के लोगों के सामने ही याओ को झूठा और धोखेबाज साबित कर दिया था, लेकिन फिर भी याओ थोड़ी ही देर के अंदर अपने आप को बचा लेता है। वो कहता है कि माना कि ये एआई सिस्टम तुम्हारा है, लेकिन फिर भी कहता है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब वो इस एआई सिस्टम को अपने तरफ से लॉन्च करेगा तब उसके कनेक्शन के जितने भी लोग हैं तब वो उस एआई को खरीदेंगे, ना कि युनसू के रियल एआई को। ये सुनकर जिनसी दावा करती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन युनसू ही इन सारी चीजों में जीतेगा। ये देखकर याओ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है और फिर वो अपनी बहन के साथ बेट लगाता है। कहता है कि हम दोनों अपनी कंपनी के साथ इस एआई सिस्टम को लॉन्च करेंगे और देखेंगे कि किसकी कंपनी से इस एआई सिस्टम को सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है। अगर मैं जीतता हूँ तो तुम इस लड़के से रिश्ता तोड़कर मेरी फैमिली में वापस आ जाओगी। जिनसी भी शर्त मान लेती है और थोड़ी ही देर के अंदर दोनों कंपनी के थ्रू से उस एआई सिस्टम को लॉन्च कर दिया जाता है। जहाँ याओ की कंपनी जैसे ही इस एआई सिस्टम को अपने कंपनी के थ्रू से लॉन्च करती है तब काफी सारे कनेक्शन होने की वजह से इसकी कंपनी धीरे धीरे सेल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके ग्राफ ऊपर जाने लगते हैं और वो धीरे धीरे युनसू से आगे बढ़ने लगता है। वहीं युनसू की कंपनी से एक भी एआई सिस्टम अभी तक किसी ने भी नहीं खरीदा था। सभी लोग सच्चाई जानने के बावजूद भी याओ को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। जिनसी किसी भी तरीके से युनसू को हारने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत किसी के पास कॉल करती है। सबको ऐसा लग रहा होता है कि वो शो ऑफ कर रही है, लेकिन अगले ही पल ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। युनसू के एआई सिस्टम अचानक से बिकना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके एआई सिस्टम तो याओ से कई गुना ज्यादा महंगे दामों में बेचे जा रहे होते हैं और इसकी कंपनी में मिस्टर टैंक के सपोर्ट आ जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर इन लोगों को भी पता चल जाता है कि इसे मिस्टर टैंक की कंपनी सपोर्ट कर रही है। किसी को नहीं पता था कि जिनसी ने ये सारी चीजें कैसे की, बस एक कॉल से मिस्टर टैंक की कंपनी को अपने सपोर्ट में कैसे ला दिया। अब उनके सपोर्ट को देखते हुए यहाँ के कुछ लोग भी युनसू की कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके एआई सिस्टम को खरीदने लगते हैं। इधर जाओ के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके कंपनी इशू की वजह से उसके फैंस भी उसे बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़ी देर के बाद मिंजू के पास कॉल आता है और पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो चुकी है। फिर याओ के पास कॉल आता है तुरंत बोर्ड मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्योंकि इसके इस डिसीजन से कंपनी को 1000 बिलियन का नुकसान हो चुका है। सब कुछ तबाह होते हुए देखकर वो काफी गुस्सा होता है और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर टैंक को देखते हैं जो कि जिनसी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। असिस्टेंट से जितना पता लगा था वो सारी बातें आकर मिस्टर टैंक को बताता है। वो कहता है कि वो ऐसा से ही गरीबों की तरह रही है, उसने कभी भी मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है और वो यंग मास्टर टैंग लाओ की ट्रीटमेंट के लिए हमसे 1 बिलियन मांग रही है। ये सुनकर वो कहते हैं कि ठीक है। दूसरी तरफ हम जिनसी और इसके परिवार वालों को देखते हैं। ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। छोटे भाई को पता चलता है कि जब उसके बड़े भाई ने इतने सारे ऑर्डर मिले हैं तब वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। सभी अपनी खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट वो जिनसी को दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उससे मिलने के लिए मिस्टर टैंग आते हैं। पता चलता है कि जिनसी अपनी शक्तियों को जब बढ़ा रही होती तब उसने नोटिस किया था कि उसके हाथ में एक लाल धागा बना हुआ है जो कि शादी के रिश्ते को जोड़ता है, इसीलिए वो उसे तोड़ने का फैसला करती है। जिसके लिए उसने मिस्टर टैंक से बात की थी कि वो युनसू की कंपनी में इन्वेस्ट करे और साथ ही उसे 1 बिलियन दे तो वो उनके बेटे की जान बचा सकती है। अब मिस्टर टैंक को तो उसकी बातों पे भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे और वो जिनसी की सभी बातें मान लेते हैं। फिर वो उसे अपने साथ कार में बैठाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी यहाँ से याओ भी लोगों को जाते हुए देख लेता है और सोचता है कि आखिर वो लोग एक साथ कैसे हो सकते हैं।
दूसरी तरफ यंग मास्टर की धड़कनें रुक जाती है और डॉक्टर उसे CPR देकर उसे जगाने की कोशिश और उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जिनसी आती है और मिस्टर टैंग के कहने पे वो उनकी बेटी की जान बचाने के लिए डॉक्टर को साइड करती है और आगे बढ़ती है। जब वो जांच करती है तब उसे पता चलता है कि यंग मास्टर की जो स्पिरिचुअल सोल है वो उसकी बॉडी से बाहर है, इसलिए वो उसके सोल को वापस लाने की कोशिश करती है और अपने पावर का यूज करते हुए उसके सोल को आदेश देती है कि वो उसकी बॉडी में वापस जाए। वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही होती है और तभी यहाँ पे मिसेस चैन मिंजू के साथ आ जाती हैं और जिनसी को ये सब करते हुए देखकर वो मिस्टर टैंग को भड़काने की कोशिश करती हैं कि वो आपकी बेटी की जान ले लेगी, आप उससे अपनी बेटी का इलाज ना कराएं। वो उसकी बातें नहीं सुनती हैं और जिनसी भी अपना काम कर रही होती है। जब वो सब कुछ कर लेती है और सोल को वापस उसके बॉडी में डाल देती है तब वो उसे आदेश देती है कि वो अब जग जाए क्योंकि सोने का समय खत्म हो गया है। थोड़ी देर के अंदर उसके आदेश पे यंग मास्टर अपनी आंखें खोलता है और सही सलामत उठकर बैठ जाता है। डॉक्टर भी आगे बढ़कर उसकी जांच करते हैं। रिजल्ट से वो भी शॉक्ड होते हैं क्योंकि सब कुछ सही था यंग मास्टर को लेकर। यंग मास्टर उठने के बाद जिनसी को शुक्रिया अदा करता है। जिनसी कहती है कि मुझे तुमसे बदले में कुछ चाहिए और वो आगे बढ़कर उस धागे को उससे लेने की और रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पावर से कुछ नहीं होता है। वो समझ जाती है कि वो इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है, उसे इस रिश्ते को निभाना होगा। जब तक कि यंग मास्टर सामने से उससे रिश्ता नहीं तोड़ता है तब तक उसे उस रिश्ते को निभाना होगा। अब यंग मास्टर को सही सलामत देखकर कि वो सुंदर है और इस बात का पता लगने के बाद कि मिस्टर टैंग अपने बेटे से उसकी शादी कराना चाहते थे, सब कुछ सोचते हुए मिस्टर चैन वापस से रिश्ते को जोड़ने की बात कह देती हैं और अपनी बेटी को आगे करती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारी मंगेतर है। लेकिन यंग मास्टर को पता था कि उसकी शादी किससे तय थी, इसलिए वो उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता है और कहता है कि मेरी शादी तो जिनसी के साथ तय हुई थी जिसने मेरी जान बचाई। लेकिन जिनसी उसे कहती है कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। ये सुनकर यंग मास्टर उसे कहता है कि तो फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे मुंह से इस रिश्ते को तोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। अब इतने अच्छे पैसे वाले घर के लड़की को अपने हाथ से जाते हुए देखकर तो मिसेस चैन को बहुत ही बुरा लगता है। वो गुस्से में जिनसी को मारने वाली होती हैं, लेकिन मिस्टर टैंग उन्हें रोकते हैं और तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा को देखकर याओ उनसे कहता है कि ग्रैंडपा देखो, इस लड़की को मैंने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि वो आपसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाए, लेकिन इसने जाने से मना कर दिया। लेकिन ग्रैंडपा तो उसी थप्पड़ मारते हैं और उसकी गलतियां गिनवाने लगते हैं। इसके बाद वो जिनसी के सामने झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जिनसी एक्चुअली में कौन है और साथ ही उन्हें अपनी गलतियां भी रियलाइज हो चुका होता है। इसलिए वो अपने साथ पूरे परिवार वालों को उसके सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर देते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उससे माफी मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें माफ नहीं करती है। ग्रैंडपा फिर से उससे माफी मांगते हैं और परिवार में वापस आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा ही उनकी सेवा करेंगे और उनकी पूरी परिवार उनकी सेवा करेंगी। लेकिन फिर भी जिनसी जाने से मना कर देती है और कहती है कि एक बार रिश्ता टूट जाने के बाद मैं रिश्ते में वापस नहीं आने वाली हूँ। ग्रैंडपा फिर भी कोशिश करते हैं, अपने परिवार वालों को उनकी गलती के लिए पीटते हैं, रोकर माफी मांगते हैं, लेकिन वो माफ करने से मना कर देती है। इनके तमाशे को देखकर मिस्टर टैंग गुस्सा हो जाते हैं और इन सभी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। रात में वो जिनसी को वहीं पे रुकने के लिए भी कह देते हैं क्योंकि रात बहुत ही ज्यादा हो गई होती है और दूसरी तरफ पूरी सैन फैमिली उसका इंतजार कर रही होती है और इसे मिस कर रही होती है। तभी उनके पास जिनसी का मैसेज आता है और पता चलता है कि वो आज रात उनके पास नहीं आने वाली है। दूसरी तरफ हम जिनसी को यंग मास्टर के साथ देखते हैं। वो शादी के पेपर्स लाता है और इसे दे देता है और कहता है कि चाहो तुम शादी को कैंसिल कर सकती हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। जिनसी कहती है कि वो अपना ख्याल रख सकती है। तब यंग मास्टर उसे शादी तोड़ने के लिए कुछ समय मांगता है। वो उसे पसंद करने लगा था, इसलिए वो रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जिनसी से कुछ समय मांगता है। इसके बाद वो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल भी रखने लगता है। असिस्टेंट इस चीज को नोटिस करता है और कहता है कि कभी भी यंग मास्टर ने किसी लड़की के लिए इतना सब कुछ नहीं किया है जितना वो जिनसी के लिए कर रहे हैं। दिन कटता है और अगला दिन आता है। रात के खाने पे पूरी सैन फैमिली जिनसी का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि अब जिनसी को सभी बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे, इसलिए उसके ना रहने पे सभी उसे मिस कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पे नॉक होती है। छोटे भाई जिनसू को ऐसा लगता है कि शायद जिनसी ही आई है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए जाता है, लेकिन दरवाजे पे कोई और लड़का खड़ा होता है। इसका नाम लिंसू होता है और ये इनका छोटा भाई होता है। कॉलेज में छुट्टी मिलने की वजह से वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया होता है, जहाँ उसे जिनसी के बारे में पता चलता है और थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे जिनसी यंग मास्टर के साथ आती है। सभी घर के अंदर जाते हैं। घर छोटा होता है लेकिन फिर भी यंग मास्टर सभी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा होता है। ये देखकर जिनसी को काफी अच्छा लगता है। थोड़ी देर इनसे बातचीत करता है और फिर वो अपने बड़े से घर में रहने के लिए इन सभी को इन्वाइट करता है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय जिनसी के साथ रहना चाहता था। इसीलिए वो बहाना करते हुए इन सभी से कहता है कि मेरे डैड चाहते हैं कि आप सभी कुछ समय तक हमारे घर पे रहो। ये सुनकर ये लोग भी मान जाते हैं। इसके बाद यंग मास्टर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन पूरी सैन फैमिली उस बड़े से हवेली में रहने के लिए आ जाती है। सभी को ये बड़ी हवेली काफी ज्यादा पसंद आती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा अपनी गलती से अपने आप से इतने ज्यादा नाराज होते हैं कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया होता है। परिवार वाले उन्हें समझा रहे होते हैं कि वो चिंता ना करें, उनके परिवार के पास अब भी काफी सारा धन पड़ा है जिससे उनकी काफी सारी पुश्तें आराम से जिंदगी जी सकती
होती है, लेकिन ग्रैंडपा उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि उनकी गलती की वजह से उनके परिवार का भाग्य खराब हो गया है। याओ इस बात को सीरियसली नहीं लेता है और कहता है कि ग्रैंडपा, मैंने जिनसी के साथ सबसे ज्यादा बुरा किया है। अगर वो पावरफुल होती तो सबसे पहले मुझे ही सजा देती। इत्तेफाक की बात होती है, जैसे वो जिनसी के बारे में बात करता है वैसे ही उसके ऊपर बिजली गिरती है और उसे जोरदार झटका लगता है। दूसरी तरफ टैन फैमिली और सैन फैमिली एक साथ काफी ज्यादा खुश होती है और यंग मास्टर जिनसी को पटाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी इनके पास ग्रैंडपा कॉल करके मिस्टर टैंक से कहते हैं कि वो जिनसी के साथ उनके रिश्ते को फिर से सही करने में उनकी मदद करे। पास में जिनसी बैठी होती है जो कि परिवार में जाने से साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ये तो आपका शुरुआत है, अगले 1 साल के अंदर आपका परिवार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये सुनकर ग्रैंडपा उसे इस बार भी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी बातें नहीं मानती है। ग्रैंडपा अपनी सभी चीजों को बर्बाद होते हुए देखकर काफी दुखी होते हैं। तब मिन्सू अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कहती है कि ये सारी मेरी ही गलती है। ग्रैंडपा भी कह देते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी ही गलती है और इस पूरे परिवार की गलती है कि मेरा सब कुछ बना बनाया बर्बाद होने वाला है। वो गुस्से में सभी को काफी सारी बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि वो अपनी तबाही देखने से अच्छा है कि वो पहले ही मर जाएं। दूसरी तरफ हम जिनसू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि जो अपनी लाइफ में वो करना चाहता था उसे वो सारी चीजें मिल रही थी। हाल फिलहाल में उसे काफी सारे रोल भी मिल गए होते हैं, इसलिए वो पूरी तरीके से खुश होता है। लेकिन थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे कॉल आता है और उसे सभी रोल से बाहर निकाल दिया जाता है, ये कहते हुए कि वो रोल में परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। अचानक से इतने जगह से एक टाइम रिजेक्शन मिलने की वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी यहाँ पे जिनसी और मिस्टर सैन आते हैं। वो उसकी हालत को देखकर उससे पूछते हैं कि उससे क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। वो परिवार वालों से थोड़ा दूर दूर रहने लगता है जो कि सैन फैमिली नोटिस कर लेती है, इसलिए सभी परिवार वाले उसके पास आते हैं और डायरेक्टली उससे पूछते हैं कि बताओ प्रॉब्लम क्या है। तब जिनसू भी सच कह देता है कि उसे काफी अच्छी अच्छी जगह से रोल मिले थे, लेकिन अचानक से सभी जगह से उसे निकाल दिया गया। जिनसू उसे कहती है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और फिर वो उसे अगले दिन शहर के सबसे बड़े इंटरटेनमेंट कंपनी में से एक कंपनी में लेकर जाती है, जहाँ पे जैसे ही डायरेक्टर जिनसी को देखते हैं वो उसकी खूबसूरती को देखकर उसे पहले ही नजर में फाइनल कर लेते हैं। लेकिन वो बताती है कि वो यहाँ पे अपने काम के लिए नहीं बल्कि जिनसू को लेकर आई है। दूसरे डायरेक्टर वैंग उसके फाइल को देखते हैं और जैसे उनका नाम पता चलता है वो तुरंत उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जिनसू को समझ नहीं आता है कि आखिर ये लोग उसके बारे में बिना जाने उसे काम से क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन जिनसी को पता होता है कि ये छोटे मोटे लोग आसानी से बात नहीं मानते हैं, इसलिए वो अपने पास से ऐसे करते हुए एक खास कलर का जेट बैंडन निकालती है और उसे वो पहले डायरेक्टर को दे देती है और कहती है कि जो यहाँ का मालिक है उसे ले जाकर ये दिखा दो। वो जिस अंदाज और एटीट्यूड से कह रही होती है डायरेक्टर उससे मना नहीं कर पाते हैं और वो तुरंत उसके काम को करने के लिए चले जाते हैं। भाई कहता है कि अगर ऐसी परेशानी रही तो पता नहीं मैं कब हीरो बनूंगा। ये सुनकर जिनसी कहती है कि तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें हीरो बना दूंगी। जो यहाँ का मालिक है उसके ऊपर 10 साल की गुलामी है और वो मेरा काम जरूर कर देगा। ये सुनकर वो सोचता है कि इसकी बहन फिर से पागल हो गई। दूसरी तरफ इसी इंटरटेनमेंट कंपनी में हम मिन्सू और झाओ को देखते हैं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि इन्हीं की वजह से जिनसू को इंडस्ट्री से बिना उसे बताए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और ये यहाँ पे आज एक बड़े से फिल्म जो कि 800 करोड़ की बनने वाली है उसमें हीरो का रोल करने के लिए आया है। जैसे वो इन दोनों को यहाँ पे देखता है वो उन्हें परेशान करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम इस कंपनी के मालिक को देखते हैं। मालिक जैसे वो जेट पत्थर देखता है वो अपनी जगह से उठ खड़ा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि जिसके पास भी ये जेट पत्थर था वो उसका 10 साल का गुलाम है, इसीलिए वो तुरंत जिनसी से मिलने के लिए निकल जाता है। इधर झाओ बातों बातों में ही बता देता है कि उसने ही जिनसू को इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया है जिस वजह से उसे कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा है। ये बात सुनकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता है। मिन्सू आगे बढ़ के जिनसी से कहती है कि वो अपने भाई को सपोर्ट करे क्योंकि बहुत ही जल्द वो एक बड़े से फिल्म में काम करने वाला है और उसके काफी सारे फैंस भी हैं। लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती है और जिनसू जानबूझकर नीचे गिर जाती है। भाई को ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर उसे धक्का दिया है, इसलिए वो उसे बातें सुनाने लगता है। जिनसी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है, बस वो अपने पावर का यूज करती है और झाओ को सच्चाई दिखा देती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि मिन्जू जानबूझकर नीचे गिरी थी, लेकिन फिर भी वो उसे डांट नहीं लगाता है, वो उसकी ही साइड लेता है। और तभी यहाँ पे कंपनी के बॉस आ जाते हैं। बॉस को देखते ही झाओ ऐसा समझता है कि शायद बॉस उससे मिलने के लिए आए हैं क्योंकि वो इस कंपनी की सबसे बड़ी फिल्म को करने जा रहा है, इसलिए वो उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है और फुल एटीट्यूड के साथ इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है और कहता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा गंदे और बुरे हैं। ये सुनकर बॉस कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन दोनों को अभी यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। फिर वो तुरंत गार्ड को बुलाता है और जिनसी और जिनसू को छोड़कर इन दोनों को ही गार्ड को पकड़ने के लिए कह देता है और इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर वो जिनसी के सामने झुककर पूरे तहे दिल से उनका स्वागत करता है। इसके बाद जिनसी अपने भाई के बारे में उसे इंट्रोड्यूस करती है। बॉस तुरंत ही अपनी कंपनी के सबसे बड़ी वाली फिल्म में जिनसू को हीरो फाइनल कर देते हैं। जो रोल झाओ को मिलने वाला था वो जिनसू को मिल जाता है। जिनसी इस चीज से काफी ज्यादा खुश होती है और वो बदले में बॉस को जादुई जिजिन गोली देती है। बॉस को पता होता है कि उसके पूर्वज आधी गोली खाई थी और उनकी उम्र 1 से 30 साल हो गई थी और इनके पास तो पूरी गोली है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और पूरे अदब से उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि जिनसी के पास कोई कार नहीं है तब वो कार देने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक मास्टर अपनी एक्सपेंसिव कार को लेकर आ जाता है और बॉस यहाँ से चले जाते हैं। और तभी यहाँ पे जाओ और मिन्जू भी आ जाते हैं जो कि इस बार भी जिनसी को परेशान करने
की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यंग मास्टर उसके हाथ को रोकता है और कहता है कि आइंदा इसके आसपास में मुड़े ना, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो जिनसी को और उसके भाई को अपने साथ लेकर चला जाता है। कार ड्राइव करते टाइम वो कुछ सोचता है। उसके डैड ने उसे आइडिया दिया था कि वो किस तरीके से जिनसी को पटा सकता है, जिसके लिए उन्होंने एक रोमांटिक बुक भी उसे दी थी। फिर जैसे यंग मास्टर उसे घर पे छोड़ने के लिए आता है, वो उसके सामने झुकता है और उसके सैंडल को ठीक करता है। जिनसू ये सारी चीज देख रहा होता है और फिर वो जाकर इस बारे में पूरी सैन फैमिली को बता देता है। लेकिन में मिस्टर सैन ने जो कुछ भी कमाया होता है इस महीने, वो सारे के सारे पैसे जिनसी को दे देते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से इसे यूज कर सके। तब यहाँ पे भागते हुए छोटा भाई लिंसू आता है और बताता है कि जिनसू लापता है। थोड़ी देर के अंदर जिनसी उसके बारे में पता लगा लेती है। दूसरी तरफ हम जिनसू को देखते हैं जो कि क्लब में होता है और गेम खेल रहा होता है, लेकिन एक अमीर पर्सन ने अपने गेम में उसे बुरी तरीके से फंसा लिया होता है और उसे बार बार हराने के बाद उसके ऊपर 50 मिलियन का कर्ज बना देता है। इसके पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो लोग उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें बचकर यहाँ से जाना है तो अपने उस कीमती मूवी के रोल को हमसे बेच दो, लेकिन ये उसके खिलाफ होता है। तब ये लोग उससे टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पे यहाँ पे जिनसी यंग मास्टर के साथ आ जाती है। जिनसी को देखने के बाद भी अमीर इंसान डरता नहीं है। वो उसे कहता है कि अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो तो मेरे साथ एक गेम खेलो। अगर जीत गई तो भाई के साथ सब कुछ लेकर जा सकती हो, लेकिन अगर हार गई तो मुझे तुम चाहिए। जिनसी तो अमीर इंसान को वैसे भी सबक सिखा सकती थी, लेकिन जब वो नोटिस करती है कि वो गेम के थ्रू लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तब वो उसके ही गेम में उसे फंसाकर उसे बुरी तरीके से हराने का डिसाइड करती है और इसके शर्त को मान लेती है। भाई तो ये सारी चीज देखकर डर रहा होता है, लेकिन यंग मास्टर उसे सपोर्ट कर रहा होता है और जिनसी से कहता है कि पहला गेम उसे खेलने दे, क्योंकि वो अमीर इंसान के चाल को जानती नहीं है और जब वो पहला गेम खेल लेगा तब वो उसे आसानी से हरा सकती है। जिनसी उसकी बात को मान लेती है और यंग मास्टर पहला गेम खेलने के लिए उसके सामने बैठ जाता है। दोनों पर्सन को उनकी कार्ड दी जाती है, जहाँ पे यंग मास्टर का कार्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, वहीं अमीर इंसान का कार्ड वीक होता है। इसलिए वो अपने ट्रिक का यूज करते हुए सभी कार्ड को पावरफुल कर देता है और 30 मिलियन का पहला दाव लगाया जाता है, लेकिन यंग मास्टर दाव को 10 मिलियन कर देता है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी खेलने के लिए या फिर नहीं। तब जिनसी अपने भाई की कंपनी के 50% शेयर इस गेम में लगा देती है। कंपनी के शेयर्स की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, इसलिए अमीर इंसान भी बिना कुछ सोचे समझे दाव लगा देता है। इसके बाद पतियों को सामने लाने की बारी आती है, जहाँ पे यंग मास्टर अपने कार्ड को बारी बारी से टेबल पे रख देता है। अमीर इंसान उसके कार्ड को देखता है और काफी खुश होता है और कहता है कि मैं तो इस दाव को जीत गया। और फिर वो अपने तीनों कार्ड टेबल पे रखता है। तीनों ही कार्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कोई उस कार्ड को देखे उससे पहले ही जिनसी अपने पावर का यूज करते हुए कार्ड को बदल देती है। जो कार्ड पहले थे वही कार्ड उसके पास आ जाते हैं। कार्ड कमजोर होने की वजह से वो बुरी तरीके से हार जाता है। इसके बाद यंग मास्टर अपने आइडेंटिटी के बारे में इन्हें बताता है और जैसे इन्हें पता चलता है कि ये किससे पंगा ले रहे थे, तो बुरी तरीके से डर के इसके सामने झुक जाते हैं और अपनी गलती की माफी मांगने लगते हैं। जिनसी कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें किसने मेरे भाई को फंसाने के लिए कहा था। उस पर्सन को तुरंत यहाँ पे बुलाओ। ये सुनकर अमीर इंसान तुरंत उस पर्सन के पास कॉल करता है और झूठ बोलता है कि उसने जिनसी को अपने जाल में फंसा लिया है और उसके ऊपर 50 मिलियन का कर्ज भी कर दिया है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए तुरंत आ जाए। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे मिनजो और झाओ आते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो जिनसी के जाल में फंस चुके हैं। झाओ अपने आप को फिर से हारते हुए देखकर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसके हाथ से वो रोल भी चला गया था और उसे काफी सारी कंपनी ने ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। उसे काम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो जिनसी को परेशान करना चाहता था, लेकिन वो हर बार ही अपने प्लान में फेल हो रहा होता है। इसलिए वो जिनसी को सामने से चैलेंज करता है। जिनसी भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि ठीक है। फिर वो अपने पास से एक कार्ड निकालती है जिसमें 500 मिलियन वॉन होते हैं। वो दाव में वापस से अपने भाई की कंपनी के शेयर्स, उसके पास जितने भी कीमती चीजें होती हैं, वो सारी चीजें दाव पे लगा देती है। कहती है कि हारने के बाद तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। ये सुनकर वो मान जाता है और ये भी अपने शर्त सुना देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें झूठा साबित करूंगा। जब तुम हार जाओगी तब तुम्हें अपना असली रूप ग्रैंडपा को दिखाना होगा। तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें देना होगा और माफी भी मांगनी होगी। तरीके से बड़े बड़े दाव सेट हो जाते हैं और दोनों अपने गेम को खेलने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। पहले जिनसी अपने तीनों पासों को घुमाती है और उसे एक साथ टेबल पे रख देती है। जब ग्लास को हटाया जाता है तब तीनों पासों पे 6 नंबर होते हैं। ये देखकर झाओ पीछे नहीं हटता है। वो अपनी ट्रिक का यूज करता है और वो भी अपने पासों को घुमाने के बाद उसे टेबल पे रख देता है। इसके भी तीनों पासों पे 6 नंबर थे, लेकिन जिनसी अपने पावर का यूज करती है और जहाँ पे उसने चीटिंग किया था वहाँ पे अपने पावर का यूज करते हुए उस पासे को तोड़ देती है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो हार नहीं सकता है। वापस से वो जिनसी के पास से उठाता है और उसे भी घुमाकर उसे टेबल पे रखते हैं, लेकिन पासे फिर से टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। जिनसी कहती है कि उससे धोखाधड़ी तो स्वर्ग वाले भी नहीं करते हैं और तुम तो इंसानी लोग हो। उसे गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यंग मास्टर उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे धक्का देते हुए पीछे कर देता है। अपनी बहन के साथ शर्त लगाने की वजह से उसके ऊपर अब अरबों का कर्ज चढ़ गया होता है, इसलिए वो काफी गुस्सा होता है और यहाँ के मालिक को फोन करके बुला देता है, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था कि जिनसी गेम में चाल चल रही है। लेकिन जब यहाँ का मालिक यहाँ पे आता है तब वो इसे ही थप्पड़ लगा देता है और जिनसी के साथ तो बड़ी नरमी से पेश आता है। इन लोगों को समझ नहीं आता है, तब वो पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब मालिक बताता है कि
कि वो मेरी मालकिन है। असल में सालों पहले जिनसी ने इसकी भी मदद की थी, इसलिए वो उसके सामने झुकता है और जिनसी उससे आशीर्वाद देती है। फिर ये लोग उसे पैसे देने के लिए मजबूर करते हैं, वो मना करता है। तब वो लोग उसकी बहन के हाथ काटने की कोशिश करते हैं, तब वो उनके कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देता है। फिर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो जाओ का रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी था और उसका ये फेस किसी ने भी नहीं देखा था। जाओ इन सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए अपने बहन से पैसे मांगता है, लेकिन वो कहती है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। वो कहता है कि उसने हमेशा ही हर मंथ उसे काफी सारे पैसे दिए हैं, तो वो पैसा क्या हुआ। वो बताती है कि वो सारे पैसे उसने शॉपिंग में खत्म कर दिए हैं। दूसरी तरफ सैन फैमिली काफी चिंता में होती है और सोच रही होती है कि क्या हुआ होगा, और तभी यहाँ पे जिनसी भाई को बचाकर लेकर आती है। भाई की इस गलती से सभी परिवार वाले उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और फिर उसे डेथ पनिशमेंट देते हैं और कहते हैं कि घर से बाहर जाकर घुटने पे खड़े हो जाओ। जिनसू को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो सजा के लिए बाहर चला जाता है। आधी रात होने पे जिनसी उसे मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट दी गई है। तुम्हारी पहली आपदा है, आगे लाइफ में तुम्हें 2 आपदाओं का और भी सामना करना होगा। अगर तुम सच्चे दिल से हर बार अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो और ईमानदारी से जीते हो तो आगे चलकर तुम्हें एक बड़ा उपहार मिलेगा। तभी जिनसी की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि वो बहुत ही जल्द इस दुनिया को छोड़कर वापस चली जाएगी। दूसरी तरफ झाओ की गलती की वजह से फैमिली के कंपनी पे भी पड़ रहा होता है और काफी सारे लोग इसकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे होते हैं, जिस वजह से मिस्टर चैन को काफी ज्यादा तकलीफ होता है। वो अपनी बेटी को काफी सारी बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये क्या किया। फिर वो रियलाइज करते हैं कि कहीं यही उनका खराब फ्यूचर तो नहीं है जिसके बारे में ग्रैंडपा बता रहे थे। झाओ और मॉम दोनों ही इस बात पे भरोसा नहीं कर रहे होते हैं और इन सारी चीजों का जिम्मेदार वो सिर्फ और सिर्फ जिनसी को ठहराते हैं। पिता इन्हें और नहीं समझाते हैं, वो चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। तब झाओ को भी रियलाइज होता है कि कहीं उसने जिनसी के साथ कुछ ज्यादा ही गलत तो नहीं कर दिया था, इसलिए वो उसे माफी मांगने के लिए उसके पास मैसेज करता है, लेकिन जिनसी ने तो उसे पहले ही ब्लॉक करके रखा था। तभी उसे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, जहाँ पे जिनसी अपने क्लास के कुछ दोस्तों के लिए उसे ऑटोग्राफ लेने के लिए आई होती है, लेकिन वो उसके कार्ड को फेंक देता है, ये कहते हुए कि बाहर के लोग उसके ऑटोग्राफ को पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं, तब वो उन पे साइन नहीं करेगा। लेकिन तभी वहाँ पे मिंसू आती है और वो उसके बिना कोई सवाल किए वो उसे अपना ऑटोग्राफ बहुत ही खुशी के साथ दे देता है। एक ही मंथ के अंदर ये फैमिली पूरी तरीके से टूटना स्टार्ट हो गई थी और इनका बैड लक अब सामने आ रहा था। दूसरी तरफ हम कुछ और अमीर लोगों को देखते हैं जो कि झाओ के वायरल वीडियो से जिनसी को पहचान लिए होते हैं रहस्यवादी पूर्वज के रूप में, क्योंकि जब वो टीनेज थे, छोटे थे, तब उन्होंने अपने घर पे जिनसी की तस्वीर देखी थी और हमेशा से ही वो उससे मिलना चाहते थे और हाल फिलहाल में जिनसी को यहाँ पे देखकर वो सभी उससे मिलना चाहते थे। इन सभी के बीच में उस एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक भी होता है जो कि इन सभी को वो अपनी जिन गोली को दिखाकर शो ऑफ कर रहा होता है कि वो तो स्वर्गवादी पूर्वज से पहले ही मिल चुका है और उनके बारे में पता भी लगा लिया है कि वो कहाँ पे रहती है। सभी अमीर लोग उसके पीछे लग जाते हैं ताकि वो उसके बारे में उन्हें बता दे। दूसरी तरफ हम मिस्टर सैन को देखते हैं जो कि मछली पकड़ने के लिए जिनसी के साथ आए होते हैं। जैसे उनके साथी उन्हें देखते हैं वो कहते हैं कि आपके जाल में कभी भी मछली नहीं फंसती है, तो आज का इरादा क्या है। ये सुनकर वो कहते हैं कि आज उनकी बेटी साथ है तो उनका लक काफी अच्छा है, आज वो काफी सारे मछली पकड़ेंगे। दोस्त समझाते हैं कि बेटी तुम इसके बात पे ध्यान मत देना, ये तो हमेशा ही आता है और एक भी मछली पकड़ के नहीं जा पाता है। तो सैन कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम्हारे लिए मैं बहुत ही अच्छी मछली पकड़ूंगा और इसे अपने हाथों से बनाकर तुम्हें खाने के लिए दूंगा, क्योंकि ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है ना। जैसा कि उम्मीद थी, जिनसी के साथ रहने की वजह से मिस्टर सैन थोड़ी देर के अंदर काफी सारी मछली पकड़ लेते हैं। ये देखकर सभी दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिस्टर सैन से जिनसी को उनसे बेटी के रूप में मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर सैन तो किसी भी हाल पे जिनसी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि अमीर थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते जिनसी के पास आने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर के अंदर वो जिनसी के पास आ जाते हैं। जिनसी को देखकर वो बहुत ही अदब के साथ उसके सामने झुकते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो चाहती है कि कोई फैमिली उन्हें सर्व करे। साथ ही वो सभी अपने ग्रैंडसन से शादी करने के लिए भी कह रहे होते हैं, लेकिन वो शादी करने से मना कर देती है और कहती है कि अगर आप लोग मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करो। अगले सीन में हम तीसरे भाई लिन सू को देखते हैं जो कि पेंटिंग कर रहा होता है, वो भी जिनसी की। तभी यहाँ पे जिनसी आ जाती है जो कि इसके स्किल को देखकर काफी इम्प्रेस होती है और उसकी तारीफ करती है। इन दोनों के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं हुआ था, इसलिए लिन सू जिनसी से बात करते टाइम थोड़ा सा साय महसूस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे नौकरानी आती है और बताती है कि उसका रियल सेकंड ब्रदर उसे मिलने के लिए आया है। सेकंड ब्रदर उससे बात करने के लिए आता है और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि उसकी फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है, कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, फैमिली में कोई सही से नहीं रह रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो उसे ठीक करने के लिए वापस आ जाए। लेकिन जिनसी इस बार भी जाने से मना कर देती है और कहती है कि ये तुम्हारी फैमिली की गलती है तो सजा भी तुम सभी को भुगतना होगा। फिर रानी उसे खींचती हुई वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद वो अपने छोटे भाई लिनसू की पेंटिंग में कुछ पावर का यूज करती है और उसे अपना टच देती है, जिससे वो पेंटिंग जाग जाती है। जिनसी नोटिस करती है कि उसके भाई के हाथ में इंजरी है। वो उसे हॉल एरिया में लेकर आती है और उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है। फिर अपने पावर का यूज करते हुए एक जादुई मेडिसिन लाती है और फिर उसके जख्म पे उसे लगा देती है। जख्म को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बुली किया है, लेकिन वो उस बात को नकार देता है। तब वो उसके ऊपर अपना कुछ पावर यूज करती है ताकि जब उसके साथ गलत हो तब उसे इसके बारे में पता चल जाए। दूसरी तरफ हम छोटे भाई को देखते हैं जो कि कॉलेज आया होता है और तभी उसके कुछ क्लासमेट उसे बुली करने की कोशिश करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जिनसी जो कि अपने भाई और यंग मास्टर के साथ गेम खेल रही होती है, उसे इसके बारे में पता
पता चल जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अचानक से उसे गायब होते हुए देखकर तो ये लोग पागल ही हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम उन सभी लड़कों को देखते हैं जो कि एक साथ होकर जिंसू को मार रहे होते हैं, लेकिन इसे जिंसू को कोई दर्द नहीं हो रहा होता है। पास में जो लड़का खड़ा होता है जिसने इसे पीटने के लिए कहा था, सारा का सारा दर्द उसे लग रहा होता है। वो उन्हें रोकता है और लिंसू नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में तो कहीं पे भी पेन नहीं हो रहा है। इतना मार खाने के बाद भी वो समझ जाता है कि उसकी बहन मदद कर रही है, इसलिए मौका मिलते ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से यहाँ पे एक और लड़का आता है जो कि उसे डंडे से जोर से मारने वाला होता है, लेकिन तभी ये सारे के सारे अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे जिंसू आ जाती है जो कि अपने पावर का यूज करते हुए इन्हें डराती है और इनके एक पार्टनर को हवा में उड़ा देती है, जिसे देखकर तो ये लोग बुरी तरीके से डरते हैं और यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के अंदर जो चैन फैमिली का छोटा बेटा होता है वो अपने डैड और मॉम को यहाँ पे बुलाकर लेकर आ जाता है। वो लोग जिंसी के ऊपर और लिंसू के ऊपर भड़क रहे होते हैं और उसे सजा देने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जिंसू तो डायरेक्टली यहाँ पे पुलिस को बुलाने की बात कह देती है। जब पूछते हैं कि यहाँ पे पुलिस क्यों आनी चाहिए, तब वो अपने पास से एक वीडियो दिखाती है जिसमें ये साफ साफ देखा जा सकता था कि चैन परिवार का छोटा बेटा अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे किस तरीके से परेशान करता है। लेकिन फिर भी टीचर उन्हें कोई भी सजा नहीं देते हैं क्योंकि चैन परिवार के साथ उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी। वो तो ये कह देते हैं कि ये वीडियो नकली है और उल्टा वो लिंसू को ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने की बात कहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है। यंग मास्टर को देखते ही वो अपने सीट से हटकर उनका स्वागत करते हैं क्योंकि यंग मास्टर तो इस यूनिवर्सिटी के बॉस को ही लेकर आ गए होते हैं। फिर इनका रवैया थोड़ी देर के अंदर बदल जाता है और इसके बाद जिनसी सारी बातें यंग मास्टर को बता देती है, लेकिन ये लोग फिर भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। तब वो अपने पावर का यूज करती है और छोटा भाई अपने मुंह से ही अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसने बुली किया था। जादू का असर खत्म होते ही वो बुरी तरीके से डरने लगता है क्योंकि अब वो जिनसी से डरने लगा था। छोटा भाई कहता है कि माँ वो चुड़ैल है, उसने एक इंसान को हवा में उड़ा दिया था। और तभी यहाँ पे मिंजू भी आ जाती है एक ढोंगी को लेकर, जो कि वो ये दावा कर रहा था कि वो किसी भी बुरी शक्ति को आसानी से हटा सकता है। जिनसू झूठे इंसान से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तब वो कहता है कि तावादी पुजारी का वो मालिक है। झूठे ढोंगी को देखकर चैन फैमिली काफी खुश होती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो जिनसी को अब खत्म कर सकते हैं। झूठा इंसान भी अपने पावर का यूज करता है और बुरी और अच्छाई पावर का यूज करते हुए उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पावर्स तो उसे छू भी नहीं पाते हैं और उल्टा इसे ही घायल कर देते हैं। इसके आंखों से ब्लड आने लगते हैं, तेज जलन होने लगता है जिससे वो रोने लगता है और उसे माफी मांगने लगता है और तुरंत अपनी गलती को मानते हुए वो माफी मांगता है और यहाँ से तुरंत भाग जाता है। थोड़ी देर के अंदर बाकी स्टूडेंट भी आ जाते हैं जो कि लिंसू को परेशान कर रहे थे। वो जिनसी के सामने उसके भाई से माफी मांगते हैं और वो इनकी गलती के लिए पहले उन्हें सजा देती है। यूनिवर्सिटी से कुछ टाइम के लिए वो उन्हें निकाल देती है, सफाई का काम देती है और इस तरीके से इन तीनों को माफ कर देती है। अब चैन फैमिली को समझ में आ रहा था कि जिनसी में सच में कोई बात है और वह सच में रहस्यवादी पूर्वज हो सकती है, इसीलिए वो वापस से उसे फैमिली में आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तो साफ साफ मना कर देती है। और जब मिंजू अपना गंदा चाल चलते हुए जिनसी को इस पर परेशान करने की कोशिश करती है, तब वो अपने पावर का यूज करती है जिस वजह से जिनसू अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगती है। इसके बाद जिनसी वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आने पे भाई उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि पहले वो बहुत ही ज्यादा डरता था, इसलिए वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता था। ये सुनकर जिनसी उसे अपने आप पे विश्वास रखने के लिए कहती है और उसे प्यार से पेश भी आती है। ये देखकर यंग मास्टर के दिल में भी चैनी होने लगती है और इस चीज को जिनसी नोटिस कर लेती है और अपने पावर का यूज करते हुए उसके मन को शांत करती है और कहती है कि अगले 1000 सालों तक ये शक्ति तुम्हारी सुरक्षा करेगी क्योंकि तुमने मेरी इस बार भी मदद की है। उसी तरह पूरी चैन फैमिली ग्रैंडपा के पास आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो जिनसी को किस तरीके से परिवार में वापस ला सकते हैं, लेकिन ग्रैंडपा तो उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि रहस्यवादी पूर्वज ने उनसे अपना रिश्ता मोड़ लिया है और उन्हें वापस लाना लगभग नामुमकिन है। जिनसी को ताकतवर होते हुए तो सबसे ज्यादा बुरा मिंजू को लग रहा होता है। दूसरी तरफ जब लिंसू के बारे में पूरी चैन फैमिली को पता चलता है, तब वो इससे काफी ज्यादा नाराज होते हैं। वो उसे क्वेश्चन करते हैं कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया और उसने इसके बारे में किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं बताया। जिनसी नोटिस करती है और उसे पता होता है कि लिंसू थोड़ा सा डरा शर्मा सा लड़का है, इसलिए वो उसकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उसे एक पेंटिंग के एग्जीबिशन में ले जाने के लिए कहती है। सभी को ये प्लान काफी अच्छा लगता है और सभी इस चीज के लिए मान जाते हैं। फिर सभी परिवार वाले उसे एग्जीबिशन हॉल के बाहर तक छोड़ने के लिए भी उसे आते हैं और फिर वो जिनसी के साथ अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम चैन फैमिली को देखते हैं जो कि ये भी अपने छोटे बेटे के साथ यहाँ पे आए होते हैं ताकि ये लोग भी अपने कनेक्शन को सुधार सके, जिसके लिए उन्होंने एक पेंटिंग को ऑर्गेनाइज किया होता है। क्योंकि इनके छोटे बेटे को भी पेंटिंग की नॉलेज थी, इसलिए वो उसका यूज करके यहाँ पे इस प्राइज को जीतना चाहते थे और अपने इमेज को क्लियर करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन सभी का सामना जिनसी और उसके भाई से होता है, उनका मूड खराब हो जाता है और वापस से अपने बिहेवियर के अनुसार उन दोनों को परेशान करने की ये लोग कोशिश करने लगते हैं। ये ऑर्गेनाइजर जैसे मिस्टर लिन यहाँ पे आते हैं, वो लोग इन दोनों को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर लिन इन दोनों को यहाँ से नहीं निकालते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पे पूरे रूल एंड रेगुलेशन के साथ आए होते हैं। ये देखकर छोटा भाई उन दोनों को यहाँ से निकालने के लिए अपने पेंटिंग का यूज करता है और एक बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग सभी के सामने ला देता है। इसकी पेंटिंग काफी ज्यादा सुंदर होती है और मिस्टर लिन ने ही इस पेंटिंग को इसके लिए ऑर्गेनाइज किया होता है, इसलिए वो उसकी पेंटिंग से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसे ही लिंसू की पेंटिंग सबके सामने आती है, सबका डिसीजन ही बदल जाता है। इसकी पेंटिंग उसकी पेंटिंग से लाख गुना ज्यादा बेस्ट होती है, लेकिन ये लोग उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये उसकी पेंटिंग असली नहीं है। वो कहता है कि उसने
उसने ये खुद से ही पेंटिंग बनाई है और इसमें उसकी बहन ने उसकी मदद की है। परिवार वाले इस बात पे तो और भी भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि जिनसी को पेंटिंग करना नहीं आता था, इसलिए वो उसे अपने आप को साबित करने के लिए कहते हैं। जिनसी भी मान जाती है और सबके सामने पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो एक ड्रैगन की बहुत ही डिटेल वाली पेंटिंग थोड़ी ही समय में बना देती है। जैसे उसकी पेंटिंग कंप्लीट होती है, उसकी पेंटिंग से ड्रैगन की आत्मा सबके सामने निकलती है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। तभी यहाँ पे एक बड़े पेंटर भी आ जाते हैं जो कि जिनसी की पेंटिंग से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। असल में ये मिस्टर लिन के बॉस होते हैं और जैसे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तब वो जिनसी की साइड लेते हैं क्योंकि वो पेंटिंग की अच्छी परख रखते थे, इसलिए वो उसका साथ देते हैं। तो भाई के भी मन में थोड़ी सी ईमानदारी आती है, इसलिए वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए कह देता है कि उसने ये पेंटिंग नहीं बनाई है, उसने मिस्टर लिन से इस पेंटिंग को खरीदा था ताकि वो जीत सके। बस को ये बातें अच्छी नहीं लगती है, वो नहीं चाहते थे कि उसके कोई आदमी ऐसी घटिया हरकत करे, इसलिए वो यहाँ से उन्हें निकाल देते हैं। बाद में परिवार वालों को लालच आता है एक बार फिर से जिनसी को अपने घर वापस ले जाने का, लेकिन वो नहीं मानती है। तब माँ अपनी बेटी से कहती है कि उसके सामने झुककर माफी मांगो ताकि वो हमारे साथ चल सके, लेकिन मिंजू तो उसे मनाने से साफ मना कर देती है क्योंकि वो अभी भी जिनसी को एक नॉर्मल इंसान ही समझ रही थी। लेकिन जो बॉस होते हैं वो इस पेंटिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उससे उस पेंटिंग को खरीद लेते हैं। कुछ ही समय के अंदर यहाँ पे काफी सारे अमीर लोग भी आ जाते हैं जिनसी की वजह से लिंसू को कांग्रेस करने के लिए, और वो अपने साथ काफी सारी कीमती चीजें भी लाए होते हैं। वो सभी लिंसू को दे देते हैं ताकि वो जिनसू के साथ अच्छा कनेक्शन बना सके। ये सारी चीजें न्यूज में आ रही होती है जिसे देखकर मिंजू को बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे तीनों भाई आते हैं क्योंकि उन्हें जिनसी की डायरी मिली थी। माँ उस डायरी को ले लेती है और इसे पढ़ना स्टार्ट करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जिनसी जब 18 की हुई तब वो अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिली। पूरे दिल से इन्हें अपना परिवार मानती थी और इनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहती थी, लेकिन परिवार का कोई भी पर्सन उसके साथ परिवार जैसा फील नहीं करता था और उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं करता था, जिस वजह से वो अकेली रहती थी। लेकिन फिर भी वो कभी भी किसी को नापसंद नहीं करती थी। उसे हमेशा ही मिंजू की वजह से कोई पसंद करना नहीं चाहता था क्योंकि हमेशा ही वो उसके ऊपर इल्जाम लगाती थी कि वो बुरी है, और उसकी बातों पर भरोसा करते हुए सभी लोग मिंजू से प्यार करते रहे और जिनसी से नफरत करने लगे। जिनसी एक एक करके अपने पूरी दिल की बातें लिख चुकी होती है और उसने आखिरी पन्ने पे लिखा होता है कि अब वो अपने फैमिली से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। सच्चाई सामने आते हुए देखकर मिंजू यहाँ से खिसकना चाहती थी, लेकिन मॉम उसे रोकती है और उसे पूछती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, हमेशा ही तुमने उसे परेशान किया और हम लोगों से भी उसे परेशान करने पे मजबूर कर दिया। अब सच्चाई सामने आने के बाद सभी को एहसास हो रहा होता है कि उन्होंने उसके साथ कितना ज्यादा गलत किया है और इस बार इन्हें दिल से उन्हें बुरा लग रहा होता है और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। मिंजू से कहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मिंजू कहती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। और तभी मिस्टर चैन के पास कॉल आता है। वो बैंकक्रप्ट होने के बाद उनके पास जितने भी पैसे, घर, जो भी प्रॉपर्टी बची थी उसे उन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन उन्हें थोड़ी देर पहले पता चलता है कि वो सारा का सारा स्टॉक डूब चुका है। तो ऐसे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब सभी लोग इन सारी चीजों का जिम्मेदार मिंजू को मान रहे होते हैं। मिंजू भी इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इसलिए वो अपना असली चेहरा सबके सामने लाती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सारी चीजें की क्योंकि मुझे पता था कि उसकी वजह से मेरी खुशियां छीनी जा सकती है, इसलिए मैंने उसे ही बर्बाद कर दिया। भाई तो इतने गुस्से में होते हैं कि इसे जान से मारना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला करते हैं और उसे घर में बंद कर देते हैं। फिर अपने गलती को पूरे सच्चे दिल से एक्सेप्ट करते हैं और उसकी माफी मांगने के लिए जिनसी के दरवाजे पे जाते हैं, जहाँ पे वो बार बार झुककर अपनी गलती के लिए सॉरी बोल रहे होते हैं। और काफी देर से यही प्रक्रिया करने की वजह से उनके माथे पे चोट का निशान भी आ चुका होता है। घर के अंदर जिनसी होती है जिन्हें चैन की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। वो तो अपने भाइयों की खुशी देख रही होती है क्योंकि उसने तीनों भाइयों की जिंदगी संवार दी होती है। तभी यहाँ पे मिस्टर चैन आते हैं और मिस्टर चैन फैमिली के बारे में बताते हैं, इसलिए वो बाहर जाती है। वो लोग अब भी अपनी गलती की माफी मांग रहे होते हैं, लेकिन जिनसी इस बार भी उन्हें माफ नहीं करती है। लेकिन जाने से पहले वो उनकी रियल बेटी के बारे में पूरी सच्चाई बता देती है कि वो उनकी रियल बेटी नहीं है। उनकी रियल बेटी तो कब की मर चुकी है और इस बॉडी में तो रहस्यवादी पूर्वज रह रही है, जो कि कुछ ही समय के बाद वो भी अपनी दुनिया में लौट जाएगी। सच्चाई बताने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वो उन्हें आखिरी समय में भी माफ नहीं करती है। मिस्टर चैन के पास कॉल आता है और पता चलता है कि ग्रैंडपा की हालत खराब है और उनकी आखिरी समय चल रही है, इसलिए वो लोग मिलने के लिए आ जाएं। दूसरी तरफ सैन फैमिली पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुकी होती है और अब इनके फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। वो साथ में बैठ के काफी खुश होते हैं और डिसाइड करते हैं एक फैमिली फोटो लेने का। और तभी यहाँ पे यंग मास्टर उसकी फैमिली के साथ वो बाकी लोग भी आ जाते हैं जो कि जिनसी की मदद करते हैं और वो भी साथ में फोटोग्राफ्स लेने की मांग करते हैं। फिर सभी साथ में मिलकर एक फैमिली फोटो लेते हैं और इस फोटो के बाद जिनसी अपनी दुनिया में वापस चली जाती है क्योंकि अब उसे अमरता हासिल हो चुकी थी। लेकिन वो डिसाइड करती है कि 50 साल बाद वो फिर से इन सभी लोगों से मिलने के लिए आएगी। तो इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप जिनसी की जगह पे होते तो क्या आप चैन फैमिली को माफ करके उस फैमिली में वापस चले जाते, या फिर आप भी जिनसी की तरह ही चैन फैमिली को अपनी फैमिली बनाते? आप क्या करते मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे और वीडियो पे हाइप भी कर दे।